समास प्रकरणम। समास का विचार हम लोग कर रहे थे, उसमें कर्मधारय समास का विचार चल रहा है। कर्मधारय समास के 9 भेद बताए थे। विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर पद, विशेषणोभय पद, उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद, संभावना पूर्व पद, मध्यम पद लोप और मयूर विंशक आदि। ठीक है, उनमें से 6 प्रकारों का विचार हुआ है, बराबर। अब उस बात 6। अब उसके बाद अब है संभावना पूर्व पद कर्मधारय समास। ठीक है, शीर्षक संभावना पूर्व पद कर्मधारय। तो लिखते हैं, जिस कर्मधारय समास में विशेषण संज्ञा शब्द होता है। विशेषण संज्ञा शब्द होता है और विग्रह वाक्य में विशेषण के आगे इति पद का प्रयोग किया जाता है। इति पद का प्रयोग किया जाता है, उसे संभावना पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। संभावना पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई, जिस कर्मधारय समास में विशेषण संज्ञा शब्द होता है, पहली शर्त, और जब विग्रह करते हैं तो उस विग्रह वाक्य में विशेषण के आगे पद आता है, कौन सा? इति पद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा जो समास, उसको कहते हैं क्या? संभावना पूर्व पद कर्मधारय समास। सूत्र लिखिए, विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम 2:1:57। ठीक है, उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, अयोध्या इति नगरी। अयोध्या इति नगरी बराबर अयोध्या नगरी। ठीक है, देखिए, इसके पहला वाला जो समास का प्रकार था अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, उसमें और इसमें अंतर है। उसमें क्या था? विद्या एव धन, विद्या ही धन है, अवधारण निश्चय है। और यहाँ पर क्या है? संभावना है, जा रहे, नगर दिखाई दे रहा है, हो सकता है अयोध्या इति नगरी, अयोध्या नगरी की संभावना है। ठीक है ना, इसलिए इति आया, एव नहीं आया। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं संभावना पूर्व पद कर्मधारय समास। और उदाहरण, आम्रः इति वृक्षः।
आम्रः इति वृक्षः बराबर आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष। और उदाहरण कैलासः इति अद्रिः। कैलासः इति अद्रिः बराबर कैलासाद्रिः। आद्रि मतलब पर्वत, कैलासाद्रि। और दशरथ इति राजा। दशरथ इति राजा दशरथ राजः। दशरथ राज। और एक हिमालय इति पर्वतः। हिमालय इति पर्वतः बराबर हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हो या। चलिए अब इसके बाद 8 नंबर का समास है कर्मधारय में मध्यम पदलोपः कर्मधारय। 8 नंबर। मध्यम पदलोपः कर्मधारय। लिखते जिस कर्मधारय समास में जिस कर्मधारय समास में विशेषण शब्द के उत्तर भाग का लोप होता है। लोप होता है अर्थात इस समास के विग्रह अवस्था में इस समास के विग्रह अवस्था में 3 पद होते हैं। 3 पद होते हैं। उनमें से बीच के पद का लोप होता है। बीच के पद का लोप होता है। अतः इसको मध्यम पद लोप समास कहते हैं। मध्यम पद लोप समास कहते हैं। ठीक। आगे नंबर 2 शाख प्रधान आदि। नंबर 2 लेकर शाख प्रधान आदि विशेषण शब्दों का पार्थिव आदि समानाधिकरण विशेष शब्दों के साथ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है पूर्ण वाक्य। और विशेषण शब्दों के उत्तर भाग का
विशेषण शब्दों के उत्तर भाग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। ठीक, देखिए सूत्र लिखेंगे। सूत्रम शाक पार्थिवादी नाम, सूत्र मतलब वार्तिक है। शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम उत्तर पदलोपश्च, उपसंख्यानम उत्तर पदलोपश्च, उत्तर पदलोपश्च शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम उत्तर पदलोपश्च। अष्टाध्यायी में 2:1:60 इस सूत्र के नीचे वार्तिक आता है। 2:1:60। उदाहरण, शाक प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव बराबर शाक पार्थिव। शाक पार्थिव अर्थ लिखिए। शाक को चाव से खाने वाला राजा, चाव से खाने वाला राजा। ठीक है, देखिए यहां पर पार्थिव मतलब राजा और उसका विशेषण है शाक प्रिय, किंतु बीच वाला पद जो प्रिय है कि नहीं, उसका क्या हो गया जी? लोप हो गया। फिर समास बन गया शाक पार्थिव। विग्रह करेंगे तो शाक प्रिय पार्थिव, ऐसा होगा। हो गया जी। चलिए और उदाहरण, शाक प्रधान पार्थिव, शाक प्रधान पार्थिव बराबर शाक पार्थिव। शाक पार्थिव अर्थ लिखेंगे। भोजन में शाक को प्रधानता, शाक मतलब सब्जी, शाक को प्रधानता देने वाला राजा, शाक को प्रधानता देने वाला राजा। ठीक, और उदाहरण, देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण बराबर देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। देखिए यहां पर भी ब्राह्मण का विशेषण है देव पूजक, किंतु बीच वाले पद का क्या हो गया? लोप हो गया। तो देव ब्राह्मण, देव की पूजा करने वाला ब्राह्मण, सरल है उसका अर्थ। आगे, द्व्यधिका विंशति, द्व्यधिका विंशति बराबर द्वाविंशति, द्वाविंशति मतलब 22, द्वाविंशति का अर्थ होता है 22। तो यहां पर अधिक का इस पद का क्या हो गया? लोप हो गया। आगे, षोडश संख्याकाः पदार्थाः, षोडश संख्याकाः पदार्थाः बराबर षोडश पदार्थाः, षोडश पदार्थाः।
क्या है उसका अर्थ? 16 पदार्थ है कि नहीं? यहाँ पर संख्या का लोप हो गया। षोडश संख्या का पदार्था षोडश पदार्थ। आगे द्विगुणितम शतम, द्विगुणितम शतम बराबर द्विशतम। द्विशतम अर्थ है 200। यहां पर गुणित पद का लोप हो गया। अधिक और द्व्यधिकाः दश, द्व्यधिकाः दश बराबर द्वादश। द्वादश मतलब 12। और एक उदाहरण, द्व्यधिकम शतम, द्व्यधिकम शतम बराबर द्विशतम। द्व्यधिकम शतम बराबर द्विशतम। क्या अर्थ होगा इसका? 102, 102। देखिए शब्द एक ही, द्विशतम। द्विशतम पहले भी था, अभी भी है, किंतु समास का महात्म्य है। द्विगुणितम शतम ऐसा करेंगे तो 200 अर्थ हो जाता है, और द्व्यधिकम शतम ऐसा करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो 102 है कि नहीं? 98 रुपए का फर्क हो गया ना। चलिए, ये हो गया मध्यम पद लोप समास हुआ ना। आगे चलते हैं। अब मयूर व्यंसकादि कर्मधारय समास, नवा भेद है ना। मयूर व्यंसकादि कर्मधारय समास लिखते हैं। मयूर, हाँ हो गया ना। चलिए नीचे, मयूर व्यंसकादि एक गण है। मयूर व्यंसकादि एक गण है। ठीक, पूर्ण विराम। समास विधायक, समास विधायक सामान्य नियमों से जो सिद्ध नहीं होता है, जो सिद्ध नहीं होता है उसका पाठ, उसका पाठ मयूर व्यंसकादि गण में, मयूर व्यंसकादि गण में कर दिया है। कर दिया है, पूर्ण विराम। अर्थात मयूर व्यंसकादि गण पठित शब्दों का मयूर व्यंसकादि गणपठित शब्दों का निपातन, शब्दों का निपातन कौंस में लिखिए, बने बनाए शब्द दे देना। बने बनाए या बने बना के शब्द दे देना, कौंस बन, कर दिया है। ठीक है दी। देखिए भाई, मयूर व्यंसकादि एक गण है। समास विधायक जितने भी नियम बताए, सामान्य नियम, किसी नियम से इसकी सिद्धि नहीं हो रही है, तो उसका पाठ कहाँ कर दिया? मयूर व्यंसकादि गण में कर दिया। अर्थात मयूर व्यंसकादि गण पठित शब्द ये सभी कैसे है? निपातन। निपातन मतलब बना कर दे दिया है हम लोगों को,
ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए सूत्र है मयूर्व्यंसकादयश्च। मयूर्व्यंसकादयश्च 2 1 72। 2 1 72 हो गया जी। काशिका में भी एक पंक्ति आती है, ठीक है ना। काशिका मतलब ग्रंथ है व्याकरण के ऊपर। क्या पंक्ति है वो लिखते हैं, अविहित लक्षण अविहित लक्षण तत्पुरुषः मयूर्व्यंसकादिषु द्रष्टव्यः। मयूर्व्यंसकादिषु द्रष्टव्यः। ठीक है जी। देखिए भाई, अविहित लक्षण जिसका विधान नहीं किया है, ऐसा तो तत्पुरुष, उसको कहा देखना चाहिए, मयूर्व्यंसकादि में देखना चाहिए। ठीक है, आगे लिखते नंबर नियम। मयूर आदि कुछ विशेष शब्दों का भी मयूरादि कुछ विशेष शब्दों का भी व्यंसक आदि कुछ समानाधिकरण विशेषण शब्दों के साथ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। ठीक है, उदाहरण, मयूरः व्यंसकः। मयूरः व्यंसकः बराबर मयूर व्यंसकः। मयूर व्यंसकः अर्थ है चलाक मोर किंवा धूर्त मोर, चलाक मोर। व्यंसक शब्द का अर्थ होता है धूर्त, लिख के रखिए, व्यंसकः बराबर धूर्त। हो गया। आगे उदाहरण, छात्र व्यंसकः। छात्र व्यंसक, छात्र व्यंसक, छात्र व्यंसक अर्थ चलाक छात्र, चलाक विद्यार्थी। और उदाहरण, नास्ति किंचन यस्य। नास्ति किंचन यस्य सः अकिंचनः। नास्ति किंचन यस्य सः अकिंचनः। ठीक। और उदाहरण, नास्तिक अकिंचन मतलब क्या, कुछ नहीं जिसका, उसको क्या बोलेंगे, अकिंचन। आगे, नास्ति कुतो भयम यस्य सः। नास्ति कुतो भयम यस्य सः अकुतो भयः। अकुतो भयः, ठीक है ना, जिसको कहीं से भी डर नहीं लगता है, अकुतो भयः। शास्त्र के विधि विधान में डर नहीं लगता नास्तिक।
अन्यो राजा, अन्यो राजा बराबर राजांतरम, राजांतरम। आगे चित एव, चित एव बराबर चिन्मात्रम, चिन्मात्रम हो गया। आगे यवनः मुंडः, यवनः मुंडः बराबर यवन मुंडः, यवन मुंड अर्थ है मुंडित यवन। ठीक, और उदाहरण अन्यो देशः, अन्यो देश बराबर देशांतरम। ठीक, चलिए ये हो गए उदाहरण। अब एक शीर्षक लिखिए कर्मधारय समास के विषय में। कर्मधारय समास के विषय में किंचित। नंबर 1, कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में जब कर्मधारय समास में जब पुल्लिंग से बना हुआ शब्द पुल्लिंग से बना हुआ शब्द कौंस में लिखिए, जैसे सुंदर से सुंदरी, सुंदर सुंदर से सुंदरी कौंस बांध। आगे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तब समास आने पर समास में आने पर वह अपने मूल रूप में आ जाता है, वह अपने मूल रूप में आ जाता है। अर्थ लगा जी? देखिए भाई क्या होता है, सामान्य नियम बता रहे समास कर्मधारय समास के विषय में, ठीक है ना। तो क्या बताया, कर्मधारय समास में जब कभी पुल्लिंग शब्द से बना हुआ है, कौन स्त्रीलिंगी शब्द है, है कि नहीं, पुल्लिंग से बना हुआ कौन है, स्त्रीलिंगी शब्द है। ऐसा जो स्त्रीलिंगी शब्द वो जब समास में आता है उसका समास बनाना है और वो भी कर्मधारय है, तब क्या जी, तो जो स्त्रीलिंगी शब्द बना हुआ है उसका जो मूल पुल्लिंग रूप है उस रूप में वो आ जाता है। उदाहरण सुंदरी चासौ बालिका, सुंदरी चासौ बालिका बराबर सुंदर बालिका। सुंदर बालिका, ठीक है ना। क्या अर्थ हुआ, सुंदर ऐसी जो बालिका, तो यहां पर सुंदर शब्द से स्त्रीलिंगी शब्द बना है कौन, सुंदरी, और उस सुंदरी शब्द को जब समास में लाना है तो विग्रह हो गया क्या, सुंदरी चासौ बालिका, और उसका सामासिक शब्द बनाना है तो सुंदर शब्द जो उसका स्त्रीलिंगी रूप बना था सुंदरी, अब उस सुंदरी को समास में लाना है तो सुंदरी शब्द मूल रूप में जाएगा। मूल कौन था, पुल्लिंग, कौन, सुंदर, तो समास बन गया क्या, सुंदर बालिका हो गया। और उदाहरण विशाला चासौ नदी,
विशाला चासौ नदी बराबर विशाल नदी। देखिए विशाला स्त्रीलिंग है, उसका मूल रूप पुल्लिंग था विशाल, तो उस मूल रूप में आ गया विशाल नदी। भारत में सबसे विशाल मतलब रुंद, सबसे रुंद नदी विशाल नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र सबसे रुंद है, वो बहुत चौड़ा पात्र है उसका। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ज्यादा किलोमीटर बहने वाली, वो है गंगा। ठीक है ना जी। चलिए अब देखिए आगे नंबर 2 नियम, जब कर्मधारय समास का जब कर्मधारय समास का उत्तर पद राजन अर्धविराम अहन सखी या पथिन शब्द होता है, या पथिन शब्द होता है तो समास होने के बाद उन शब्दों में से अन, ई, इन, इनका लोप होकर उनके स्थान में अ हो जाता है। अ हो जाता है अर्थात ये सब अकारांत बन जाते हैं। ठीक है जी। देखिए भाई, कर्मधारय समास का उत्तर पद समझ लीजिए, कहीं पर राजन हो किंवा अहन हो किंवा सखी हो किंवा पति हो, तब क्या होगा जी? तब समास के होने के बाद इन शब्दों में से जो अन है कि नहीं, अंतिम का राजन उसमें अन आया अंतिम में, वो अहन इसमें भी कौन है अंतिम में? अन। सखी में कौन है अंतिम में? ई, उसका विलोप होता है, इधर अन का होता है इधर ई का। और पथिन में अंतिम में कौन है? इनका क्या होता है? लोप होता है, अर्थात ये आकारांत बन जाते। उदाहरण लिखिए, सुंदर राजा बराबर सुंदर राज, सुराज। सुंदर राजा बराबर सुराज। कर्मधारय समास ही है ये, ठीक है ना। किंतु राजन शब्द था ना, उसमें का अन चला गया, आकारांत बन गया, राज सुराज, है कि नहीं। चलिए मध्यम पद कलोप हो गया, सुराज। उदाहरण दूसरा, सुंदर पंथाः, सुंदरम पंथाः बराबर सुपथः, सुपथः अतिशय सुव्यवस्थित मार्ग। हो गया ना। आगे उदाहरण, प्रिय सखाः, प्रिय सखाः बराबर प्रिय सखः। सकीन शब्द होता था, वो आकारांत बन गया, तो प्रिय सखः। और एक उदाहरण, कुत्सितः पंथाः, कुत्सितः पंथाः बराबर
कुपथः, कुपथः खराब रास्ता। ठीक है जी। आगे का मुद्दा, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में महत् विशेषण का महा हो जाता है, महा हो जाता है। उदाहरण, महान चासौ राजा, महान चासौ राजा बराबर महाराजः, बराबर महाराजा। महान ऐसा जो राजा, उसको क्या कहेंगे जी? महाराजा। तो महत् शब्द था, महान महत् शब्द था, उसका क्या बन गया? महा बन गया। लगा जी? आगे जाइए। महती चासौ सभा, उदाहरण, महती चासौ सभा बराबर महासभा। क्या हो गया? महासभा हो गया ना। चलिए, अब इसके बाद क्या है जी? तो कर्मधारय समास के कितने भेद किए थे? 9। उन 9 भेदों का भी क्या हो गया? विचार हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो तत्पुरुष समास के 4 भेद किए थे, सामान्य, कर्मधारय, द्विगु और नय। उसमें से सामान्य तत्पुरुष समास के 7 भेद के सहित विचार किया और कर्मधारय समास के 9 भेद सहित उसका विचार किया। अब आगे चलते द्विगु। द्विगु समास तीसरा है क्या? तत्पुरुष के अंतर्गत तीसरा। द्विगु समास लिखेंगे, कर्मधारय समास का ही कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु समास है। क्या हुआ? कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु समास है। लगा? तत्पुरुष समास है क्या? तत्पुरुष समास का ही उपभेद नहीं, कर्मधारय समास का ही उपभेद। वैसा देखा जाए ना तो हमने वो विश्लेषण करने के लिए तत्पुरुष के 4 भेद दिखाए हैं। वैसा सूक्ष्म भेद करेंगे तो कर्मधारय समास का ही एक भेद है, उपभेद। कौन सा? द्विगु समास है। हो गया? चलिए आगे लिखते हैं। क्या लिखा है? एक ही वाक्य लिखा ना? हाँ, आगे। जब कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञावाचक शब्द कंस में लिखिए पद, कंस बंद, हो तो ऐसे दोनों का समास द्विगु समास कहा जाता है।
द्विगु समास कहा जाता है। पूर्ण विराम। यह द्विगु समास वैसा तो, यह द्विगु समास वैसा तो विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का ही अंग है। कर्मधारय समास का ही अंग है। तथापि इसका प्रयोग द्विगु नाम से होता है। द्विगु नाम से होता है। पूर्ण विराम। अतः इसका पृथक निर्देश किया गया है। अतः इसका पृथक निर्देश किया गया है। पूर्ण विराम। हो गया जी। देखिए अर्थ, कर्मधारय समास का एक उपभेद है। कौन सा? ये द्विगु समास। कब इसको द्विगु कहेंगे? तो बता दिया कि जब कर्मधारय समास में प्रथम पद कैसा हो? संख्यावाची हो, और दूसरा पद कोई संज्ञावाचक हो। तो ऐसे स्थल पर उन दोनों का जो समास होता है उसको कहते हैं क्या? द्विगु समास कहते हैं। वैसा देखा जाए तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के अंतर्गत है, उसका ही अंग है, किंतु संख्या पूर्व में होने के कारण इसका नाम अलग से कर दिया। क्या? द्विगु समास। ठीक है। अब आगे, द्विगु समास के 3 भेद है। द्विगु समास के 3 भेद है। नंबर 1 समाहार द्विगु, समाहार द्विगु। नंबर 2 तद्धितार्थ द्विगु। नंबर 3 तद्धितार्थ द्विगु हुआ ना, समाहार द्विगु। नंबर 2 तद्धितार्थ द्विगु। अब नंबर 3 उत्तर पद द्विगु। उत्तर पद द्विगु 3 हो गए ना। तो नीचे की लाइन में लिखिए नाम, शुरू से नाम। उसी लाइन में बीच में लिखिए विग्रह। उसी लाइन में अंतिम में लिखिए समास। एक ही लाइन में 3 शब्द लिखे कि नहीं? नाम, विग्रह, समास। अब नीचे की लाइन में लिखिए नंबर 1 समाहार द्विगु। नाम के नीचे समाहार द्विगु। उसी लाइन में आगे विग्रह के नीचे लिखेंगे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। त्रयाणाम लोकानाम समाहार। उसी लाइन में आगे समास के नीचे त्रिलोकी। त्रिलोकी हो गया जी। देखो भाई, त्रिलोकीय समास है। कौन सा समास है? समाहार द्विगु। विग्रह त्रयाणाम लोकानाम समाहार। 3 लोगों का समूह, उसको कहेंगे त्रिलोकी। नंबर 2 नीचे की लाइन नंबर 2 तद्धितार्थ द्विगु। विग्रह लिखिए। विग्रह के नीचे षण्णाम मातॄणाम अपत्यम। षण्णाम मातॄणाम अपत्यम बराबर षाण्मातुरः।
षाण्मातुरः, षाण्मातुरः। ठीक है ना जी। तो तद्धितार्थ द्विगु हुआ, तो तद्धित प्रत्यय हुआ यहाँ पर शान में, शान मातुरः। आगे उत्तर पद द्विगु, विग्रह पंच गावः धनम यस्य, पंच गावः धनम यस्य सह बराबर पंच गव धनः। पंच गव धन हो गया, ये तख्ता हो गया। अब नीचे लिखेंगे नियम नंबर 1। संख्यावाची विशेषण शब्द का संख्यावाची विशेषण शब्द का तद्धितार्थ के विषय में, तद्धितार्थ के विषय में समाहार के वाच्यार्थ होने पर समाहार के वाच्यार्थ होने पर और उत्तर पद परे रहने पर, और उत्तर पद परे रहने पर समानाधिकरण विशेष शब्द के साथ समानाधिकरण विशेष शब्द के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष मतलब कौंस में लिखे द्विगु, क्योंकि तत्पुरुष का ये भेद है, द्विगु समास होता है। हाँ, समानाधिकरण विशेष शब्द के साथ तत्पुरुष समास होता है, पूर्ण विराम। इसी को द्विगु समास कहते हैं। इसी को द्विगु समास। देखिए भाई अर्थ, संख्यावाची विशेषण शब्द का तद्धितार्थ के विषय में समाहार के वाच्यार्थ होने पर, समुदाय कहने की बात हो, और उत्तर पद परे रहने पर और उत्तर पद आगे है, तब समानाधिकरण जो विशेष पद विशेष शब्द उसके साथ ये तत्पुरुष समास होता है। इसी को कहते हैं क्या? द्विगु। सूत्र लिखिए, सूत्र तद्धितार्थोत्तर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, पद समाहारे च। सूत्र का नंबर है 2151, 2151। और एक सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। सूत्र का नंबर है 2152। ठीक। अब समाहार द्विगु के बारे में लिखिए नियम नंबर 2। जब द्विगु समास का अर्थ, जब द्विगु समास का अर्थ समाहार, समाहार अर्थात समूह बोधक हो, समूह बोधक हो, तब उसे समाहार द्विगु कहते हैं।
तब उसे समाहार द्विगु कहते हैं। आगे, इस समास का समासांत पद, इस समास का समासांत पद प्रायः नपुंसकलिंग अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में रहता है, अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में रहता है। सूत्र लिखिए, द्विगुरेक वचनम, द्विगुरेक वचनम। सूत्र का नंबर है 241। और एक सूत्र, स नपुंसकम, स नपुंसकम। सूत्र का नंबर 2427। 27 17 है क्या आपकी ऐसी? चलिए 17 लिखिए फिर, 2417 हो गया। चलिए आगे, जिस द्विगु का, हाँ नंबर दिए, फिर उदाहरण देते बाद में। जिस द्विगु का उत्तर पद, जिस द्विगु का उत्तर पद अकारांत होगा, अकारांत होगा, वह स्त्रीलिंग हो जाता है, वह स्त्रीलिंग हो जाता है। अकारांत, जिस द्विगु का उत्तर पद अकारांत होगा, अकारांत, वह स्त्रीलिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग में उससे गिप, स्त्रीलिंग में उससे गिप, कौंस में लिखिए ई, दीर्घ ई, कौंस बंद, प्रत्यय लगेगा। गिप प्रत्यय लगेगा। वार्तिक, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते। अकारांतोत्तर पदो, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते। अकारांत उत्तर पद यदि रहता है ऐसा द्विगु स्त्रियां भाष्यते। सूत्र भी एक है, द्विगोः। ठीक है ना, द्विगु। 4-1-21। ठीक है, अब उदाहरण देखिए सबके। नंबर 1, पंचनाम गवाम समाहारः। पंचानाम गवाम समाहारः बराबर पंचगवम। पंचानाम गवाम समाहार पंचगवम, 5 गायी, 5 गायी का समूह, पंचगवम। आगे उदाहरण, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचानाम पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। अर्थ है 5 पात्र। आगे, त्रयाणाम
भुवनानां समाहारः, त्रयाणां भुवनानां समाहारः बराबर त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, तीन भुवन, समुदाय, तीन भुवन का समुदाय त्रिभुवनम। ठीक है जी, आगे चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्णाम युगानाम समाहार बराबर चतुर्युगम, चतुर्युगम, चार युग। आगे सप्तानाम अन्नाम समाहारः, सप्तानाम अन्नाम समाहारः, सप्ताह मतलब 7 दिन। आगे द्वयोः अन्नोः समाहारः, द्वयोः अन्नोः समाहारः, द्व्यः, द्व्यः 2 दिन का समाहार, द्व्यः। आगे तिसॄणां रात्रीणां समाहारः, तिसॄणां रात्रीणां समाहारः बराबर त्रिरात्रम, त्रिरात्रम। आगे पंचानां रात्रीणां समाहारः, पंचानां रात्रीणां समाहारः पंचरात्रम। आगे नवानां रात्रीणां समाहारः, नवानां रात्रीणां समाहारः बराबर नवरात्रम। आगे त्रयाणां लोकानां समाहारः, त्रयाणां लोकानां समाहारः बराबर त्रिलोकी, 3 लोगों का समूह, त्रिलोकी। आगे पंचानां वटानां समाहारः, पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, पंचवटी हो गया। आगे पंचानां कुमारीणां समाहारः, पंचानां कुमारीणां समाहारः बराबर पंचकुमारी, पंचकुमारी 5 कुमारियां। आगे अष्टानां अध्यायानां समाहारः, अष्टानां अध्यायानां समाहार बराबर अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, अष्टाध्यायी। आगे सप्तानां खट्वानां समाहारः, सप्तानां खट्वानां समाहारः सप्तखट्वम्, अर्थ 7 खाटे, 7 खाट, सप्तखट्वम। किंवा बनेगा शब्द सप्तखट्वी, दोनों बराबर है, सप्तखट्वम किंवा सप्तखट्वी, अर्थ वही है, सप्तानां खट्वानां समाहार, सप्तखट्वी 7 खाटे। आगे अष्टानां तक्ष्णां समाहारः, अष्टानां तक्ष्णां समाहार बराबर अष्टतक्षम, 8
बढ़ाइए 8 सुतार। अष्टतक्षम। 8 सुतार। क्यों अष्टानाम तक्षनाम समाहार अष्टतक्षी, ऐसा ही बनेगा अष्टतक्षी। बताया था ना नपुंसकलिंग किंवा स्त्रीलिंग, नियम लिख दिया है ना ऊपर, द्विगुर एकवचनम सनपुंसकम आदि। तो प्रायः नपुंसकलिंग अथवा स्त्रीलिंग होता है, इसलिए 2 शब्द बने, अष्टतक्षम भी किंवा अष्टतक्षी आदि। ये हो गया भाई समाहार द्विगु समास के बारे में चिंतन। इसके बाद है तद्धितार्थ द्विगु, फिर उत्तर पद द्विगु, इसका विचार हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।